बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज मैंने एक ही शेयर करनी है, लेकिन इस स्टोरी के 3 अहम तरीन हिस्से हैं। थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा जनाब कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और दूसरा ये है कि एक्सटेंशन के कितने इम्कानात हैं, और तीसरा ये है कि नून लीग और जनरल बाजवा साहब कैसे करीब आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा। आज मैंने आपको ना बहुत ही इंतहाई ज़िम्मेदाराना अंदाज में, ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही अहम बातें बतानी हैं इस डेवलपमेंट के बारे में। मेरी आम तौर पे आदत ये है, आपने देखा होगा मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, आप 1 सेकंड या 1 हर्फ भी मिस नहीं कर सकते इस वीडियो का, आखिर दम तक मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो बताने लगा हूँ आज। शायद हो सकता है जो नून लीग के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स हैं, वो भी इस पे बिलीव ना करें। जी हाँ, कि नकवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया ना, मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बयान करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा जनाब, अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा? वैसे तो ये पाकिस्तान है माशाअल्लाह, और इसमें कुछ भी होता है, होता रहता है और होता आ रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। ठीक है जी, आप हम देखते रहेंगे। और वैसे तो ये वही वाली बात है कि दुनिया के किसी कोने में आप तरक्की याफ्ता को छोड़ लें, तरक्की पजीर मुल्कों में भी आर्मी चीफ़ आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ख़बर बन जाती है। उसकी और बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, अब मैं वो बयान करूँगा तो फिर मैं शायद हो सकता है टॉपिक से डिट्रैक हो जाऊँ, लेकिन मैं उसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको चैलेंज दे चुका हूँ कि आप एक वीडियो का 1 हर्फ भी यहाँ पर जो है ना मिस नहीं कर सकते। जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2022 में। उनको अपना अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी दफ़ा फिर एक्सटेंशन भी मिली थी, और वो 2022 में ठीक हो गया। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन होती है, वो जिसको भी लगा दे। ठीक। अच्छा, ये मैं बड़ी रिसर्च के साथ और बहुत ही अंदर की आज आपको खबरें बताने लगा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है। अब जो भी उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर हुआ, उसका अख्तियार है कि वो उस वक़्त जो भी हुआ या उससे पहले जब भी वो चाहेगा वो अनाउंस कर देगा अगला आर्मी चीफ। ठीक। अच्छा, नवंबर 22 के बाद अगर बाजवा साहब रिटायर हो गए तो उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में लोग हैं वो ये हैं जनाब जनरल साहिर शमशाद साहब, जो कि आजकल कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और दूसरे नंबर पे हैं जनरल अज़हर अब्बास साहब, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। मुझे आम तौर पे मैंने जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं ना, और मुझे हंसी भी आई, और बहुत सारे इनके बताए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के मुख्तलिफ अख्तियारात और मुख्तलिफ जो है ना इनके फंक्शन और सारा कुछ, तो मुझे एंड पे, मैं ज़िम्मेदार बंदों की बात कर रहा हूँ, मुझे एंड पे उन्होंने कहा कि नकवी साहब बस कटेड शार्ट कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है ना, यूँ समझ लें कि ये GHQ की माँ होती है। ठीक है ना, ये मुझसे इतफाक़ करेंगे गालिबन, क्योंकि मैं भी उन्हीं सोर्सेज से ही, मुझे ये बड़ी दिलचस्प बात थी, मुझे बड़ी देर तक मैं इस पर हंसता रहा। तो खैर, जनरल अज़हर अब्बास साहब दूसरे नंबर पे, जनरल नोमान महमूद साहब कोर कमांडर पेशावर हैं जनाब तीसरे नंबर पे सीनियरिटी के लिहाज से। जब जनरल बाजवा साहब अगर रिटायर हो गए तो एक्सटेंशन मिल गई तो फिर तो बहुत सारी बात ही बदल जाएगी ना, फिर तो बहुत सारी छुट्टी हो जाएगी। और चौथे नंबर पे जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि आजकल DG ISI हैं, उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोर नहीं की हुई, यानी कि ये कोर कमांडर नहीं रहे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर हैं जनाब जनरल मोहम्मद आमिर साहब, ये एजुटेंट जनरल हैं, और जनाब 6ठे नंबर पर हैं जनरल मोहम्मद चिराग हैदर साहब। ठीक हो गया ना, ये मुल्तान के हैं कोर कमांडर, और उसके बाद हैं 7वें नंबर पर हैं जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब, ये कोर कमांडर कराची हैं। तो इस तरीके से आगे जो है ना ये सिलसिला चलता है। जो बताया जा रहा है अब तक, वो क्या बताया जा रहा है? ठीक हो गया जी, वो ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो जनरल साहिर शमशाद साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब, इन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया है
कि वो पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और वो कोर कमांडर थे, तो इन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया। अच्छा, ये मैंने सीनियरिटी लिस्ट खैर बता दी थोड़ी बहुत। अब ये बताया जा रहा है कि जो पीटीआई के क्लोज सर्कल हैं कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट को ना लगाएं, बल्कि उनके ज़्यादातर चांसेस ये बताए जा रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब को लगा दें। ठीक है, और ज़ाहिर है मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें ये बताया था कि कुछ हुकूमत के ज़िम्मेदारान मिनिस्टर्स, नाम नहीं लेना, अब भी नहीं लेना, खैर कुछ एक आध मिनिस्टर ने कहीं बैठ के कहा था कि आप सेनेट के इलेक्शन हो लेने दे, हम जनरल बाजवा को उठा के बाहर फेंक देंगे, यहाँ तक भी। और ये कहाँ कहा गया था? ये बहुत ही मालशिया पालशिया लोगों के सामने कहा गया। ठीक हो गया ना? या हो सकता है किसी मालशिया पालशिया चैनल में भी बैठ के कहा गया हो, ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक, अच्छा, तो उस वो ज़ाहिर है जब हम तक वो खबर पहुंच गई तो फिर जनरल बाजवा साहब तक ये खबरें नहीं पहुंची होंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना पहुंची। अच्छा, खैर उसके बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सर्कल्स बता रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब की यही कोशिश है कि वो आर्मी चीफ बने, और उन्होंने भी जो है ना, और जाहिर है कि जो मेरा ख्याल है कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट आता है ना, उसकी ये ख्वाहिश भी होती है कि जी मैं आर्मी चीफ बनूं, और ये ख्वाहिश करना कोई गुनाह भी नहीं है। ठीक है ना? और हर एक कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका वो बिल्कुल आला तरीन ओहदे पे पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है। अलबत्ता ये है कि वो ख्वाब जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, जो अपनी सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक होने चाहिए वगैरह। लेकिन साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार होता है कि भले चौथे को बना दे, भले पाँचवें को बना दे, भले छठे को बना, और तो और नवाज शरीफ साहब भी ये इख्तियार इस्तेमाल करते रहे हैं, और उन्होंने भी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, पाँचवें नंबर वाले को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जनरल ज़िया साहब को बहुत सारी हवालों से मुबैना तौर पे जो ज़राए बता रहे हैं, हमने कुछ तारीख़ पढ़ी तो बता रहे हैं कि कुछ जूतियाँ शूतियाँ सीधे करने के चक्कर में जो है ना उन्होंने वो भी धोखे में आ गए थे। उन्होंने भी जूनियर को खैर से लगा दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? मुशर्रफ साहब को भी जूनियर से उठा के लगाया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब वही जो है ना पीटीआई के बता रहे हैं कि खान साहब का भी ये इरादा है। अच्छा, ये बहुत सारे सोर्सेज बताते हैं। अच्छा, उसमें मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात भी करनी है। अच्छा, मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट्स से भी, लीगल एक्सपर्ट्स मींस जो कि आर्मी के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी, वो आर्मी के कवानीन भी जानते हैं, आर्मी के स्ट्रक्चर को भी जानते हैं, पाक आर्मी के, और सब कुछ बहुत से जानते हैं, और कुछ और लोगों से भी, अंदर के ज़राए से भी कुछ मैंने बात करने की कोशिश की, और मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। मैंने कहा जी बात ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो ये कहा जा रहा है कि उनको हर सूरत में कोर करनी होगी, कोर तो उन्होंने नहीं की हुई ना, कोर कमांडर तो वो नहीं बने, और ये कहा कि जब तक वो कोर कमांडर न बने तो आर्मी चीफ ने, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये आर्मी के कोई लॉ में तो लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप कोर नहीं करेंगे। हाँ, एक रिवायत है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन किए ना, मैं ईमानदारी से वही आपको बताऊंगा। ये बहुत अहम वीडियो है, अहम तरीन वीडियो है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर उन्होंने कोर नहीं, उन्होंने कहा कोर नहीं की तो वो फिर भी आर्मी चीफ बन सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का अख्तियार है। ठीक है, ये कोई अनहोनी नहीं हो, अनहोनी इस लिहाज से होगी कि रिवायत के अगेंस्ट है, लेकिन ला इस पे कोई खामोश है, ला कुछ नहीं कह रहा, कानून कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, ये मेरे लिए भी हैरत की बात है, क्योंकि आमतौर पे तो ट्रेंड यही है ना कि जो कोर कमांडर उसको पहले बनना होता है, उसके बाद आर्मी चीफ बनता है। ठीक है, आमतौर पे आपने भी ये देखा होगा। लेकिन एक बात और भी बहुत दिलचस्प हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि मुझे आप ये बताएं कि पिछले कोई 15-20 सालों में या 30 सालों में आपको कोई ऐसा बंदा याद हो कि जो कोर कमांडर ना रहा हो और फिर भी वो आर्मी चीफ बन गया हो? उन्होंने कहा जी कोई, कम अज़ कम पिछले 15-20-30 सालों तक मुझे नहीं याद, या हमें नहीं याद कि कोई बंदा कोर कमांडर ना रहा हो और फिर भी वो आर्मी चीफ बना हो। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे अंदर और तजस्सुस पैदा हुआ क्वेश्चंस का। ठीक हो गया ना? मैंने कहा जी कोई ऐसी कोई मिसाल? उन्होंने कहा फिर आपको मैं एक आपके क्वेश्चंस की थर्स्ट बुझाने के लिए एक और मिसाल देता हूँ। आपको याद है कि जब जो है ना नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन साहब को, आपको मालूम है कि आर्मी चीफ बना दिया था मुशर्रफ साहब को हटा के, तो फिर उसके बाद क्या क्या हालत हुई थी? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा वो भी कोर कमांडर नहीं थे,
अच्छा, फिर मेरे और भी यूं समझ लें कि रोंगटे भी खड़े हो गए और कान भी खड़े हो गए जनाब। और फिर मैंने कहा कि जनाब ये क्या है, समातें भी ज़रा अलर्ट हो गई। मैंने कहा भाई एक और क्वेश्चन फिर करने चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि फिर इसका मतलब क्या, इससे आप क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप किसी कोर कमांडर्स में से बना देते हैं जूनियर्स को, तो फिर कोर कमांडर्स गालिबन, मैं अगर सेंसिटिव एरिया में नहीं घुस रहा गुफ्तगू के, तो भर क्योंकि मैंने गुफ्तगू की है तो मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा ईमानदारी के साथ। तो कहते हैं कि वो जो है ना, हो सकता है कि आम तौर पे गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होती हो, लेकिन मैं इसको ऑन द रिकॉर्ड भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे इजाज़त है ऑन द रिकॉर्ड करने की। जिनसे मैंने पूछा उनको कोई एतराज़ नहीं, उन्हें मैं नाम नहीं बता रहा उनका। उन्होंने कहा जनाब कि उस वक्त कोर कमांडर्स को एतराज़ नहीं होता कि चलो जनाब अगर चौथा बन गया है या तीसरे नंबर पे बन गया है, वो होता है एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन उस तरीके का एतराज़ नहीं होता कि फिर आप मतलब है। अब ज़ियाउद्दीन साहब के बारे में भी यही कि जनाब इन्होंने तो कोर ही नहीं की हुई, तो ये आके हम पे जो है ना मतलब वो आर्मी चीफ बन जाएं, तो वो ज़रा उनको ना वो अच्छा महसूस नहीं होता। ठीक हो गया ना, वो इस पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ये चांसेस होते हैं, बहुत कवी इम्कानात होते हैं, और ये इम्कानात एक सॉलिडिफाई भी हो चुके हैं। एक इम्कानात ठोस शक्ल में उस ज़ियाउद्दीन साहब के ज़माने में सामने भी आ चुके हैं कि किस तरीके से सारे के सारे कोर कमांडर्स फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ खड़े हो गए थे। खैर उसकी और भी बहुत सारी वजूहतें, वो फिर कभी सही, ठीक। लेकिन एक उन्होंने मुझे मिसाल दी, और फिर मैंने कहा कि फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछले को 20-30 सालों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं बना कि जो कोर कमांडर ना रहा हो, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि और कुछ भी ना हो तो जनरल फैज़ साहब के लिए कोई मुश्किलात तो हैं। उन्होंने कहा नो डाउट हैं। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि अगर वो कोर कितनी कर लें, कोई कहता है 3 साल, कोई कहता है साल, कोई कहता है कितने। उन्होंने कहा मुझे जवाब देखनी, कोई चंद माह भी हो जाए तो वो काफ़ी होती है। ठीक हो गया ना, तो कोर करना और साल भी हो जाए तो वो काफ़ी होता है, और 6 महीने भी हो जाए तो वो काफ़ी होता है। खैर ये एक्सपर्ट्स की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन किया। मैंने कहा जनाब कि फिर जो है ना बात ये है, लेकिन मसला एक ये भी है कि अगर बाजवा साहब चाहते हों, जनरल बाजवा साहब के, उनको एक्सटेंशन मिले, और अगर उसमें वो कोर वाली शर्त पूरी करने के लिए जनरल फैज़ साहब वो भी अपनी शर्त पूरी कर लें, तो फिर तो ये उनके लिए बड़ा ख़तरा है ना। क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ये ख्याल है कि जनरल फैज़ साहब को बनाया जाए, तो फिर तो बाजवा साहब के लिए ये ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा फिर नकवी साहब, मैंने बल्कि क्वेश्चन कर लिया। मैंने कहा सर आप ये बताएं कि जनरल फैज़ साहब को किसी कोर में भेजने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है या आर्मी चीफ का अख्तियार है, या दोनों का मिलके अख्तियार है, या किसी बोर्ड का अख्तियार है? मेरा कहने का मकसद ये था, समझाने का मकसद, मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में अपने बच्चों को समझा दूँ कि वो बुजुर्ग तो खैर माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो मकसद कहने का ये था। मैंने कहा कि मैं ये पूछ लूँ कि क्या जनरल फैज़ साहब ख़ुद से भी किसी कोर में जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो ख़ुद से नहीं जा सकते। ये प्योर अख्तियार, फुल अख्तियार, कंप्लीट अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ का है कि वो किसी बंदे को, किसी यानी कि जनरल साहब को किसी जगह का कोर कमांडर लगा दें। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर तो अगर ये कंप्लीट प्रोगेटिव है, डिस्क्रिशन है आर्मी चीफ साहब की, और आर्मी चीफ साहब खुद ही एक्सटेंशन के लिए, जब उनको पता है कि फ़लाँ बंदा अगर कोर पे भी चला जाए और फिर उसके बाद वो रुकावट भी, अगर आप उसको रुकावट कहें या रिवायत कहें, जो भी, वो भी ख़त्म हो जाए, तो फिर आई थिंक कि वो उनको कोर पे भेजेंगे। ठीक है, ये एक अलग मामला है। फिर इसमें मेरी जो गुफ्तगू उनसे आगे हुई है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो खैर वो बहुत सारे, मैंने कहा कि कौन भेजता, तो उन्होंने कहा भेजता सिर्फ आर्मी चीफ है। अब वो भेजें या ना भेजें इनको जनरल फैज़ साहब को, तो ये उनका प्रोगेटिव है, और वो इनको इधर ही रखें। ठीक हो गया ना, और उनको कोर में ना भेजें, इधर ही रखें अगर, ठीक है ना, तो तब तक, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको उठा के लगा दें। मैंने कहा ना कि हो कुछ भी सकता है इस पाकिस्तान में। ठीक हो गया ना, और उन्होंने कहा कि ये ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है पिछले 15, 20, 30 सालों में कि कोर के बगैर कोई बंदा अचानक जो है ना आ जाए, क्योंकि इसको कोर कमांडर बहुत बुरा फील करते हैं। कोर कमांडर्स, ये मुझे जो रेलेवेंट कॉर्नर से मालूमात आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के ज़राए यही कह रहे हैं कि जरा, एक कुछ ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि हो सकता है
कि कोई मामला हमारे साथ भी बन जाए तो हम भी एक्सटेंशन को साल 2 साल की दे दें। है सर, समझ आ गए ना। अब आ जाए जनाब सीनियर जनरल्स जो है ना, तकरीबन ये जो लेफ्टिनेंट जनरल की लिस्ट है वो तकरीबन को 28 हैं। 10 जनरल कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले रिटायर हो जाएंगे, और जो 18 जनरल हैं बाकी वो भी 2025 तक रिटायर हो जाएंगे। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये जो सीनियर मोस्ट 4 है ना जिनका मैंने जिक्र किया है, सीनियर मोस्ट जनरल साहिर शमशाद साहब, जनरल अजहर अब्बास साहब, जनरल नुमान महमूद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, ये तकरीबन को अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो ये, और उसके बाद ऑनवर्ड भी जो है ना तकरीबन जैसे ऐसे बाकी भी जनरल्स हैं कि जो जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले और 18 और इस तरह के हैं, बाकी वाले 29 में से कि जो 2000। अब आ जाएं जनाब के एक्सटेंशन के दूसरा मैंने हिस्सा कि इम्कानात कितने हैं इस एक्सटेंशन के, और तीसरे हिस्से को ज़रूर सुनिएगा कि जनरल बाजवा साहब से नून लीग की कुर्बत कैसे बढ़ रही है। और मैंने आपको एक बहुत ही अंदर की बात बतानी है, वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चैलेंज है मेरा। ठीक हो गया ना। एक्सटेंशन के इम्कानात कितने हैं, तो अब ये वो वाला सोर्स नहीं है, ये दूसरे सोर्सेज हैं, तो वो कह रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन का खारिज अज़ इम्कान नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार किस किस ने वादे किए हुए हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कुछ ने तो किए हुए हैं, कुछ करने की पोजीशन में हैं, कहीं पे डायलॉग चल रहे हैं, कहीं पर गुफ्तगू हो रही है, आप बहुत सारी खामोशियों से भी देख रहे हैं, आप बहुत सारे इशारों को भी भांप रहे हैं। जरदारी साहब ने भी एक्सटेंशन का दाना डाला हुआ है, खैर से पत्ता, ठीक हो गया ना, और ऑफर डाली हुई है, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी हैं सिलसिले। एतमाद वहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा हो या कम हो या ना हो या कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं कि जनाब उनको किस तरीके से सीटें ज़्यादा कैसे दिलवाई जाएं, ये एक मसाइल है। अभी आपने देख लिया कंटोनमेंट के इलेक्शन में को कुछ मिजाज सामने आ गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये और भी जगह पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अगर ना चल रहा होता तो अभी जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में मरीम नवाज साहब ने कोई कमेंट्स नहीं देने कोई कमेंट्स नहीं दिए। इसी तरीके से जनाब उधर भी बातचीत चल रही है, बातचीत अच्छी खासी चल रही है, और पहले भी उन्होंने कहा कि सारी सियासी जमातों ने क्या उनके एक्सटेंशन में किरदार अदा नहीं किया। तो फिर मैंने हाँ में सर हिलाया, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा इसको आप खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते। आखिरी मैंने इस सिलसिले में ये सवाल किया, मैंने कहा जी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या ये एक्सटेंशन को ये किस तरह से सूट करती है, कि क्या एक ही जमात उनसे वादा कर ले उसको अक्सरियत दिलवाई जाएगी, या उनको ये सूट करता है कि जी जो है ना कुछ ऐसी कोई कंबाइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए कि वो सूट करेगी। तो कहते हैं उनको तो ज़ाहिर है कंबाइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको नेशनल गवर्नमेंट का शोर है, वो ज़्यादा सूट करेगी। वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहाना बनाएगी जी मैं क्या करता, ठीक हो गया, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा मैं क्या करता, कि वो तो फिर मेरी तो कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से सबका यही सलाह मशवरा था कि जी एक्सटेंशन देनी है, और जनाब उनके लिए भी आसान होगा कि अगर नहीं देनी तो फिर बैसाखियाँ किसी की खींच लो। तो ये भी उन बात में तो उनका वजन था, लेकिन एक बात मेरी भी वो है कि नून लीग के फैसला साजी के अख्तियारात जिनके पास हैं, आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब के पास हैं, फिर मरीम नवाज साहबा हैं, तो फिर इसी तरीके से तो क्या वो फैसला साज भी इस तरह की गवर्नमेंट चाहेंगे कि हो, ये क्वेश्चन तो था मेरा। ठीक हो गया ना, उनसे मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आ जाएँ गुफ्तगू के उस आखिरी हिस्से पर, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस उस गुफ्तगू की, और मैंने कहा था ना कि आपको मैं आज हैरान कर दूंगा। जनरल बाजवा साहब नून लीग की कुर्बत कुछ हम चेक कर रहे हैं कराइन से, कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, बादल हो ना तो बारिश के आसार होते हैं, इसी तरीके से, ठीक हो गया ना। तो इसी हवाले से आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ वो आसार कराइन सामने होती हुई, कुछ सॉलिड डेवलपमेंट्स, कुछ गुफ्तगू, कुछ नताइज, ठीक हो गया ना, बहुत सारे। अच्छा, इसी तरीके से तो कुर्बत अभी कुछ दिन पहले भी जनरल बाजवा साहब की कुछ सिविलियन से, कुछ सियासतदानों से भी ज़राए ने बताया कि गुफ्तगू हुई, वो बड़ी अहम गुफ्तगू थी। उस गुफ्तगू में भी वो कहते हैं ना कुछ बड़ी मुस्बत बातें हुई हैं जनरल बाजवा साहब की तरफ से नून लीग के लिए, और वो मुस्बत ये वो वाली बात नहीं है जो मैं आपको हैरान कर दूंगा। हाँ, आप ये भी बहुत अहम बातें हैं, लेकिन वो वाली नहीं कि मैंने आपको कहा था ना मैं आपको हैरान कर दूँ, वो अगली बात है। कुछ मुस्बत बातें हुई, और कहा जा रहा है कि जनरल साहब ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने,
उन्होंने कहा कि ये जो डॉन लीग्स की हुई ना, ये बड़ा एक मिसमैनेजमेंट हुई, ठीक है ना। और आमतौर पे कहा जाता है कि जनाब जनरल बाजवा साहब बड़े खुले डुले इंसान हैं और वो बड़े एक गपशप वाले बंदे हैं, जिनसे भी मिलते हैं तो बड़ी गपशप करते हैं और बड़े घुल मिल जाते हैं। हाँ, हर बंदा यही कहता है। वो कहीं पे किसी तकरीब में अचानक भी आ जाएं तो वो घुल मिल जाते हैं, किसी को बुलाएं भी सही तो वो वाले फासले नहीं रखते जो कि इस तरह के फासले होते हैं। वो बिल्कुल ही फासले मिटा के घुल मिल जाते हैं और बड़े इस तरह की उनकी बातों में। तो खैर, उन्होंने कहा कि ये डॉन लीग्स की जो मिसमैनेजमेंट हुई है, डॉन लीग्स ये ठीक नहीं हुई। मतलब उनके डॉन लीग्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी मैं गवाही दूंगा। और खैर, पहले तो मुझे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बताया था और फिर ऑन द रिकॉर्ड मेरी अपने प्रोग्राम में इसहाक़ साहब ने भी ये बता दिया था कि मैंने बाजवा साहब से कहा था खुद कि बाजवा साहब ये आपके अपने बंदों से लीक हुई है, हमारे किसी बंदे ने लीक नहीं की। खैर, उस वक़्त परवेज़ रशीद साहब को खैर से कुर्बानी का बकरा बनाया गया था, जिसके मेरे आज तक भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये डार साहब ने ख़ुद भी कहा था और वो कहा कि बाजवा साहब ने ख़ुद माना भी सही इसको कि ये खैर अगली बात है, कुछ बाद में करेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर इस तरह से बाजवा साहब ने भी बात की कि जी कुछ अनाओं को भी हमें कुर्बान, ये उनका एक पहले भी बयान आया था कि हमें अपनी अना को साइड पे रख के को कौमी मफाद को देखना होगा। ये जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं उस तरह से मिलती जुलती बातें, ठीक हो गया ना। और उसके बाद उसने तीसरी बात भी की कि ये जो ट्वीट आया था ना, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। नोटिफिकेशन ऑन डॉन लीक इज इनकम्प्लीट and not in line with recommendations by the inquiry board. Notification is rejected. ये ट्वीट किया था वन एंड द ओनली जनरल साहब, जनरल गफूर साहब, आसिफ गफूर साहब। याद है ना आपको ना, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। डॉन लीक्स पे नोटिफिकेशन हुकूमत वक्त ने किया था, उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, और जनाब जनरल गफूर साहब ने कहा कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। फिर उसके बाद हुकूमत तो सीख पा हो गई। उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है, ये सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि बहुत सारा मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल हवाले से हमारी बहुत ही इससे जग हंसाई हुई कि ये कैसा इदारा है एक कि जिसने अपने कंट्रोल टावर ने अपनी हुकूमत के नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। दुनिया में कैसे इधर होता। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था, ठीक हो गया ना, इतने शोर शराबे और इतने बैकलैश के बाद। तो कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब ने उस दिन की गुफ्तगू में ये भी सफाइयाँ दी हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रिजेक्टेड वाला ट्वीट आया था, ये असल में मेरी वजह से नहीं आया था, ना ही मैंने कहा था रिजेक्ट करने का, बल्कि ये जनरल बिलाल अकबर साहब के कहने पर आया था, ठीक हो गया। अब मुझे हैरानी भी हो रही है कि वही जनरल बिलाल अकबर साहब जो आजकल सऊदी अरब में सफ़ीर हैं, वहाँ उनकी गुफ्तगू चंद रोज़ पहले आपने भी देखी होगी, वो बड़ी वायरल हुई थी। वो बड़ी मतलब एक तो मज़े की इंग्लिश बोल रहे थे ठीक हो गया, और दूसरी बात यह है कि वो मालिश पालिश कर रहे थे अपना वहाँ के हुक्मरानों की। तो मैंने कहा क्या बात है कि यहाँ तो नोटिफिकेशन रिजेक्ट करते हैं और वहाँ पे मालिश पालिश का ये हाल होता है। तो ये अल्लाह दिखाता है, मकाफात अमल होती है इस तरीके की। तो खैर, उस हवाले से वो ये चाहते हैं कि भाई मैं तो इस तरह से नहीं चाह रहा था, ये ज़रा बता रहे हैं कि उसमें। खैर, बाजवा साहब के बारे में एक और भी बहुत ही अहम खबर आई थी। उसके बाद मैं गुफ्तगू के उस अहम हिस्से पे जा रहा हूँ कि जिसमें मैंने आपको हैरान कर देना है, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। तो एक बात ये मैं बताता चलूँ कि जब वो बिल्कुल नए नए आर्मी चीफ आए थे तो उस वक्त एक खबर आई थी, और नो डाउट वो खबर इंडियन मीडिया में भी आई थी, मुख्तलिफ और भी इंटरनेशनल मीडिया में आई थी, उसमें कि जनरल बाजवा साहब ने GHQ में या पता नहीं कहाँ पर अपने ऑफिसर से खिताब में, जिसमें सारे ज़ाहिर जर्नैल ही होंगे, ब्रिगेडियर्स वगैरह बाकी सारे, तो उन्होंने एक बुक का हवाला दिया था। अच्छा, मैं फिर उसके बाद ISPR की जानिब से ये भी कि वो किसी ऐसी बुक का हवाला नहीं दिया गया या जनरल बाजवा साहब ने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की आर्मी चीफ साहब ने और इंडिया ने ये गलत कहा है वगैरह वगैरह उस हवाले से। तो बहरहाल मैंने कहा कि यार अब उस बुक के बारे में ज़रा देखें सही वो कौन सी बुक है और क्या हवाले से, कुछ तो हमने सुना हुआ था। फिर उस बुक पर मैंने तहकीक की तो वो वही वाली बुक के जनाब के जब इंडिया भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी, तो ये बराबर और इस तरीके से हुआ, और वहाँ के कभी भी आर्मी ने कभी भी कंट्रोल टावर ने मार्शला नहीं लगाया। आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे किस तरह से लगा, और ये वाली बुक। और क्या कहा जा रहा था मुबैना तौर पे कि जनरल बाजवा साहब ने तमाम ऑफिसर्स को वो बुक पढ़ने के लिए भी कही थी। ये कुछ ज़राए ने खबरें दी थी, ठीक हो गया ना। तो बहरहाल अगर इस तरीके के, तो इसका मतलब ये है कि वो जैसे उनका एक जमहूरी फैक्टर होता है ना, या उस तरीके से। अब आ जाएँ जनाब गुफ्तगू के उस हिस्से पे जिसमें मैंने आपको हैरान करना है। हैरान ये करना है कि आप ये सवाल करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जलसों में कह दिया
कि जनाब बाजवा साहब आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा, आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा, आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा, आपको इसके भी आप जिम्मेदार हैं, इसके भी। इसके पीछे कोई और कहानी है, ये फिर कभी सही। आप कहेंगे कि नकवी साहब नवाज शरीफ साहब की ऐसी गुफ्तगू आने के बाद भी, ऐसी तकरीर आने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि जनाब के भाई जो है ना नून लीग के अंदर इस गुफ्तगू से पहले भी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के गवाह बना के कह रहा हूं, इस नवाज शरीफ साहब के इस तकरीर के आने से पहले भी और इस तकरीर के आने के बाद भी, ठीक हो गया ना, नून लीग के अंदर और वही सर्कल, ये मैं नहीं कह रहा कि वो सर्कल जो शहबाज शरीफ के साहब के करीब हैं या जो मफाहमती वाला ग्रुप है, वो नहीं, मज़ाहमती समेत नून लीग के अंदर फैसला साजों के करीबी तरीन सर्कल्स, ठीक हो गया ना, उनमें ये तासुर था और आई थिंक कि अभी तक भी वो तासुर है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ज़्यादा कसूरवार जनरल बाजवा साहब नहीं हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। नून लीग के क्लोजेस्ट सर्कल कह रहे हैं, नून लीग के वो फैक्टर्स, वो अनासर जो डिसीजन मेकिंग पावर्स में होते हैं, ठीक हो गया ना, उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके कसूरवार ये नहीं हैं, अलबत्ता वो उनकी कमज़ोरी शो करती है कि उनके नीचे नीचे से हो गया, उनको पता नहीं चला। एक बात, कुछ हवालों से कुछ वो ये भी समझते हैं कि खुद जनरल बाजवा साहब ने कुछ उनसे गुफ्तगू भी की और उस गुफ्तगू में उन्होंने बताया भी सही कुछ चीज़ें, जैसे ये गुफ्तगू सामने आ रही है कि उस सिविलियन के सामने कि जी मेरा कसूर नहीं था, और वो अगर आने और कहते ना तो मैं कहता हूँ कि इसमें हो सकता है कुछ डिप्लोमेसी रखी गई हो, लेकिन जो गुफ्तगू आपकी ऑफ द रिकॉर्ड होती है उसको, मैं नाम नहीं ले रहा किसने कहा है, क्योंकि अभी तक मैंने उनसे इस गुफ्तगू को ऑन एयर करने का तो उन्होंने नहीं मना किया, लेकिन इस नाम लेने का मैंने नहीं पूछा कि मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो मुझे कहा कि जनाब कि वो, मुझे उनकी गुफ्तगू, पूरी गुफ्तगू से ये लगा, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात मैं कर रहा हूँ लेकिन बात मैं आज कर रहा हूँ, उनकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि वो खुद ये नहीं है कि किसी डिप्लोमेसी के तहत कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज में कह रहे हैं, नहीं, वो कन्विंस्ड हैं, वो खुद कन्विंस्ड हैं, या वो सर्कल कन्विंस्ड है, या वो जो किचन कैबिनेट है उसके बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये बाजवा साहब की वजह से नहीं हुआ, या इसमें जो सबसे कम कसूरवार हैं वो बाजवा साहब हैं। आप समझ आ गई आपको? ये मेरे लिए, आप यकीन कीजिए, मुझे पता चला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। फिर जब उसके बाद, ये उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वक़्त की, जी हाँ, कि शायद अभी तक ये एक्सटेंशन वाला मामला भी नहीं आया था, जी हाँ, ये उस वक़्त की। फिर एक्सटेंशन वाला मामला आया तो फिर मेरी गुफ्तगू हुई तो फिर भी यही ख्याल थे, और फिर उससे अनवर्ड भी। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ने जलसों में ये सारा कुछ कहा और फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार ये तो मुझे तो कुछ और ही बताया गया था, और मुझे तो ये लगा कि ये सारा पूरा किचन कैबिनेट जो है ना कन्विंस है कि वो इतने कसूरवार नहीं है, कुछ और लोग हैं जो कसूरवार हैं। नाम नहीं लिए थे उन्होंने कुछ और लोगों के, लेकिन कुछ हवालों से पता चल जाता है। तो ये तो नाम तो नहीं, लेकिन वो ये क्या चक्कर है कि फिर नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, तो फिर उसके बाद पता चला कि उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स हैं, जो वो फैक्टर्स ताज़ा सामने आए थे, और कुछ वो फैक्टर्स जो है ना वो कुछ और, वो फिर कभी फिर डिस्कस करेंगे। ये आप भी हैरान हुए होंगे, यकीन कीजिए मैं बहुत हैरान हुआ था। अब मेरे बहुत सारे दोस्त वोटर सपोर्टर्स उनके जो हैं नून लीग के, उनको हक है अपना कहने का, उनको अपना कहने का, वो कहें कि जनाब ये कोई झांसा है, ये कोई झांसा था, ये वो उनके मुबैना तौर पे वरगलाने में आ गए हैं, ये कोई पता नहीं क्या, वो आपकी मर्जी, आप जो कहते रहें। लेकिन जो मैंने सुना, जो मेरे कानों ने सुना, मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया, हैरत मुझे भी हुई थी, ठीक हो गया ना। लेकिन आज भी उन सर्कल्स में ये है कि जनरल बाजवा साहब का कसूर इतना हमें दीवार से लगाने में, या नवाज शरीफ साहब को नाअहल कराने में, या सारा कुछ जो हमारे साथ जो तकलीफ़ें आईं, इसमें, इस सारी चीज़ में जनरल बाजवा साहब उतने कसूरवार नहीं थे। तो फिर मैंने कहा क्या उनको घेर लिया गया था? मैंने कहा जो यूँ समझ लें या कुछ भी समझ लें, ये वाली
जो सूरत हाल मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा, मैंने कहा फिर ये मकसद कहने का हो सकता है कि नून लीग अपने रिवायत तोड़े और वो भी वादा कर ले जनाब कि आप हमारे रास्ते की रुकावट ना बने। यानी वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें पुश करें, नहीं, आप हमारे रास्ते की रुकावट ना बने, आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं। हो सकता है इस पे सोचने पे हो कि हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है कि आपको भी एक्सटेंशन दे दें, क्या पता। ये एक मुमकिनात का गेम है भाई, मुमकिनात की खेल है, ठीक हो गया ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत ही दिलचस्प खेल में शामिल अपना दाखिल हो गया है सिलसिला, ठीक हो गया ना। बस यूं समझ लें कि क्या वो जैसे होता ना कि जनाब उधर भी गोल हो गया, उधर भी गोल हो गया, आखिरी 5 मिनट रह गए जनाब, अब पेनल्टी स्ट्रोक्स पे गेम आती है या फिर कोई कहीं को गोल हो जाता है। वो बड़ी सूरत हाल ऐसी होती है, क्या होता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए, करम फरमाए इस कौम पर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।